गाइस, टावर ऑफ गॉड के एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। एपिसोड 11 के एंड में हमने देखा था कि बैम एक तरफ तो खून को बचा नहीं पाया और दूसरी तरफ रेचल और फक के दूसरे मेंबर्स ने खून की टीम को मार दिया है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है बैम के न्यू टीममेट्स के साथ, जो उसका पीछा करते हुए हैंड वेरिन के पास आ चुके थे ताकि उसे और कैंग को वापस ले जा सके। सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, खासकर वैगमैन और प्रिंस, कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। सीन शिफ्ट होता है और फोकस करता है बैम के पुराने टीममेट्स पर, जहाँ हम देख पाते हैं प्रिंसेस एंडोसीजार्ड, एनोक्सार्ड, हात्सू और बाकी सारे लोगों को जो टीवी पर खून के मरने की न्यूज सुन रहे होते हैं। न्यूज में हैंड ऑफ एरिन में होने वाली तबाही के पीछे फक का हाथ बताया जा रहा था, जो कि एक वार्निंग थी सभी रैंकर्स के लिए जो भी वर्कशॉप बैटल के अंदर भाग लेने वाले थे। यहीं पे बैम के दूसरे बेस्ट फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। पार्किवेल भागते हुए आता है और रैक को बताता है कि खून मारा गया, लेकिन रैक इस बात को नहीं मानता और पार्किवेल को कहता है कि ये झूठ है और तुम पक्का कोई स्कैम कर रहे हो। जिसमें पार्किवेल रैक को ये चीज समझाने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम न्यूज देख सकते हो, न्यूज में भी ये चीज आ रही है। लेकिन रैक वहां से उठकर चला जाता है और पार्किवेल के पूछने पर सिर्फ इतना ही बताता है कि वो जा रहा है धोखेबाज टर्टल को पकड़ने के लिए। वही स्टोरी में हम आगे देख सकते हैं कि नोविक और रैन को होश आ जाता है, जो कि उड़ने वाले पत्थर के गोलम में होते हैं। नोविक सबसे पहले होश में आता है, अपना सर पकड़ के कहता है हम लगता है बच गए। रैन की तरफ देख के उससे ही पूछता है क्या तुम जिंदा हो या मर गए, जिसपे रैन बिना आंखें खोले ही जवाब देता है नहीं। नोविक को खून की याद आती है, जो कि हैंड ऑफ एंड में ही फंस गया होगा। वहीं पास में कैंग भी पड़ा होता है, जो कि अभी भी बेहोश होता है। रैबिटियर और कैसोनो भी उसी के पास खड़े होते हैं। नोविक यहाँ रैबिटियर से पूछता है कि उसे आखिर क्या मिलेगा ये सब करके, जिसे सुनकर रैबिटियर हंसते हुए जवाब देती है इन सभी चीजों के पीछे फक का सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, और वो था डर पैदा करना और एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करना जो कि फेमस होगी उसके नए स्लेयर के जन्म के लिए। इसके साथ ही पूरे टावर में ये अफवाह फैल जाएगी कि 10 फैमिलियों में से एक का बच्चा मारा जा चुका है स्लेयर के हाथों, जो कि होने वाला है नया फक का स्लेयर कैंडिडेट। इससे फक की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी टावर के अंदर। लेकिन नोवी को ये चीज समझ नहीं आती और उसे इडियोटिक कह के ताना मार दे। लेकिन रैबिटियर इस चीज को इग्नोर करके अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बताती है कि उनका शुरू से यही प्लान था कि वो एक खतरनाक टीम बनाए और वर्कशॉप बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करे, जहाँ पे वो सभी रैंकर्स को मार देंगे एक ही साथ, और फक कितना ताकतवर है ये चीज सभी को प्रूफ भी कर देंगे। जिसे सुनकर रैन उठता है और उन्हें कहता है तुम सपने में जी रहे हो, तुम यहाँ से ही जिंदा बच के नहीं जाने वाले, तो वर्कशॉप बैटल में तुम किसी को क्या हराओगे, सभी के सभी अभी मरने वाले हो हमारे हाथों। ये कहते के साथ ही वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नोवी के पूछने पर उसे बताता है कि वो लोग ठीक है और इन्हें पेलने के लिए तैयार है। साथ ही रैन और कैसोनो एक दूसरे की तरफ बढ़ते एक जोरदार अटैक करने के लिए, लेकिन तभी बैम बीच में आ जाता है और अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को लड़ने से रोक देता है। इसके साथ ही वो रैबिटियर के लाइट हाउस पे भी एक मैसेज करता है ट्रांसलेशन मोड में, तो खून के टीममेट्स के साथ नहीं लड़ना चाहता। और बैम यहाँ पे रैबिटियर को एक ऑफर देता है कि अगर वो नोवी को रैन को अपनी टीम में शामिल कर ले तो वो उनके साथ बैटल में पार्ट लेने के लिए रेडी है। लेकिन रैबिटियर इस चीज को नहीं मानती और गंदा सा मुंह बनाती है, जिसे देखकर बैम गुस्से में अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है कि एक ऑर्डर है, जिससे डरकर रैबिटियर को ये बात माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ नोवी को रैन चीज से शॉक हो जाते हैं और नोवी कहता है कि भला हम तुम्हारा साथ क्यों दे। बैम नोवी की इस बात को सुन के उनके लाइट हाउस पे एक मैसेज डालता है, जिसमें लिखा होता है कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और इस ऑफर के साथ हमारी टीम को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम सभी को यहाँ पे मरना पड़ेगा। भी कंफ्यूज जाता है कि एक फक का मेंबर हमें क्यों बचाना चाहता है, जिस पर बैम मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करो और खून जरूर जिंदा होगा। ये सब देखकर रैन को याद आता है कि बैम कैसे रो रहा था खून के मर जाने पर, ना ही उसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की अभी तक, और साथ उन्हें ऑफर भी दिया ताकि उनसे लड़ाई ना हो, और इसीलिए रैन इस ऑफर को मान जाता है। नोवी की सुन के भी काफी शौक होता है, लेकिन रैन के आराम से बैठ जाने पर वो भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। कहता है हम वर्कशॉप के युद्ध में तुम्हारा साथ देख के खून पर फोकस करता है, जो कि काफी धुंधली जगह पर खड़ा होता है, जहाँ से सभी चीजें याद आ रही होती है बारी बारी से। देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ है और सामने दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो दो लोग और कोई नहीं बल्कि योन और वैंगमैन थे, जो कि पैनिक में इस बात पर जकड़ रहे थे कि योन ने खून के हाथ की पट्टी पर आग लगा दी है, जबकि योन कहते हैं कि वो सिर्फ बैंडेज को काटना चाहती थी, पर कोई कैची नहीं होने की वजह से उसने ऐसा किया। लेकिन थोड़ा सा जलने की जगह बैंडेज में आग पकड़ ली, जिससे वो बुझा नहीं पा रही। वहीं खून उन्हें ईडर्स की तरह लड़ते हुए देख रहा होता है। मैंने सजेशन दे रहा होता है कि हमें आग से इस पानी को बुझाना चाहिए, जबकि योन कह रही होती है कि ये कोई आम आग नहीं है, ये 10 फैमिली के मेंबर से लगा हुई आग है, इसको बुझाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि उसे अपने हाथों से ही मिटा देता है। योन और वैंगमैन अभी भी लड़ रहे होते हैं, जब वैंगमैन योन को कहता है कि ये ऐसे टाइम पे तुम्हें अपने बारे में ब्रैग नहीं करना चाहिए। अभी एकदम से वैंगमैन योन को भागने के लिए कहता है। योन इससे पहले रिएक्ट कर पाती, खून अपने हाथों की पट्टी योन के हाथों में बांध देता है ताकि कोई अटैक ना कर सके, और वैंगमैन डर के मारे कुछ कर पाता इससे पहले खून एक कैची उठाकर उसके गले पे लगा देता है काफी बैडेस्ट तरीके से। उन्हें धमकाकर पूछता है तुम कौन हो और मेरी घाव का इलाज क्यों कर रहे हो। अब मैं वैंगमैन कहता है हम भी यही जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन। योन पीछे से कहते हैं क्या तुम वियोल को जानते हो। इस पर खून शॉक होकर उनको देख के कहता है क्या तुम लोग फक के साथ हो। योन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, मैं 10 फैमिलीज की बेटी हूँ, मैं भला फक के साथ क्यों। यहाँ पर वैंगमैन से पूछता है
क्या तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? उन सभी को बुलाओ वरना। कैची उसके गले में और टाइट करते हुए वैंगमैन को धमकाता है। अगले सीन में बैम के नए टीममेट्स मिसैंग, प्रिंस, यॉन और बाकी सभी लोगों को खून के साथ बैठकर बात करते हुए देख पाते हैं। यह देखकर खून समझ जाता है कि ये फक के साथ तो नहीं लगते, बल्कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है, बल्कि उनसे भी नीचे है। कोई भी पावरफुल नहीं है वियोल की तरह। कैसे पॉसिबल है कि स्लेयर कैंडिडेट के टीममेट्स ऐसे हो सकते हैं? वो सोच में पड़ जाता है कितने नॉर्मल और फुद्दू है। यह यॉन बताती है कि वो वियोल का पीछा करते हुए हैंडरमाइन के पास जब पहुंचे तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वैंगमैन ने मलबे के नीचे ब्लास्ट करके खून को और वहां से बाहर निकाला। ढूंढने के बाद भी उन्हें वियोल का सिर्फ पॉकेट ही मिल पाया और इसके अलावा उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। इस पर खून उनसे वो पॉकेट मांगता है और कहता है बदले मैं तुम्हें वैंगमैन दूंगा। ऑफर को सुन के ऊन अपने जेब से वो पॉकेट निकालता है और खून की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन बीच में वैंगमैन बात काट के कहता है कि हमारे पास भी सिर्फ यही एक लीड है वियोल को ढूंढने के लिए। लेकिन खून वहां जाने लगता है, लेकिन ऊन उसे रोक कर कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हैं। इस पर खून पहले तो कुछ सोचता है, फिर उनसे पूछता है क्या तुम 29वें फ्लोर पर जा सकते हो? खून हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर खून कहता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो, लेकिन मन में सोचता है कि मुझे सावधान रहने की जरूरत है। बाद सभी शिप लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे खून की टीममेट्स रहते थे। वहाँ उतरने के बाद वैंगमैन यॉन को कहता है कि जरूरी बहुत ही अमीर होगा जो इसके पास एक प्राइवेट बैरक है। दूसरी तरफ खून जो होता है खून से बात करता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ रिसर्च की थी जब तुम बेहोश थे। परिवारों में से एक से बिलोंग करते हो, तुम काफी फेमस ई रैंकर्स हो, फैमिली को लेकर काफी प्राउड महसूस करते हो। तुम और वियोल बिल्कुल अपोजिट हो और कुत्ते बिल्ली की तरह इस रोज साथ में रहते होगे, बिल्कुल दुश्मनों की तरह। इसे सुनकर खून जवाब देता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा वियोल को जिंदा बचकर जाते हुए, तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वियोल अभी भी जिंदा है। तभी खून के प्राइवेट बंकर की तरफ बढ़ जाते हैं। वैंगमैन खून के निशान देखता है दीवार के ऊपर और अंदर जाने पर वैंगमैन और प्रिंस डर जाते हैं और खून को बुलाते हैं। तो हम भी देख पाते हैं कि उसका एक टीममेट तो बेड पे पड़ा होता है, जबकि डैन जमीन पर खून में लथपथ पड़ा होता है। दीवार पे लिखा होता है FUG। पीछे से खून कमरे में घुसता है और कहता है यहाँ चल क्या रहा है, और आगे बढ़कर बेड पे पड़े हुए खून की टीममेट की सांसें चेक करता है, जो कि अब जिंदा नहीं था। इसी के साथ ही प्रिंस भी डैन के पास नीचे बैठता है और देखता है कि उसकी सांसें चल रही है और वो अभी भी जिंदा है। जिसे सुनकर वैंगमैन उसे अपनी पीठ पे उठा लेता है और कहता है कि हॉस्पिटल ढूंढो और उसे फोन लगाओ, हम इसे बचा सकते हैं। इनमें हम डैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके दोनों पैरों पे बैंडेज बनी होती है और काफी सारी चोट लगी होती है। खून उसके कमरे के बाहर आकर सभी को बताता है कि उसके घाव बहुत ही ज्यादा गहरे हैं, लेकिन वो बच जाएगा। साथ ही वो इन लोगों को थैंक्स भी करता है मदद करने के लिए, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड की जान बच पाई। वैंगमैन खून को कहता है कि हमारा दोस्त वियोल ऐसा नहीं कर सकता। इस पर खून जवाब देता है हाँ मैं जानता हूँ ये काम रेचल का है। समय अकेले रहने का कह के वो वहाँ से बाहर चला जाता है। चलते हुए सोच रहा होता है कि वियोल का भी बॉल या पॉकेट वही सेम टू सेम है जैसा कि बैम के पास था, जो उसे खुद प्रिंसेस यूरी ज़हार्ट ने दिया था सीजन 1 की स्टार्टिंग में। मेरे पास बैम जैसी सेम हवा में फ्रीज करने वाली पावर वर्क के साथ क्यों है, हमारे साथ क्यों नहीं? या तो शायद वो बैम है ही नहीं। यही सब चीजें उसके मन में चल रही थी। उसके मन के विचारों को हमें सफेद और काले धुएं से दिखाया गया। नेगेटिव थॉट के साथ वहाँ आसपास सब कुछ ब्लैक हो जाता है और उसमें से बैम दिखता है, जिसको देख के पूछता है वियोल क्या तुम ही बैम हो? और उस रोशनी में से निकलती है गाइड। पूछती है कि खून बहुत समय हो गया तुमसे मिले हो, कैसे हो? देखिए खून पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? खून को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़की तो टेस्ट पे फेल कर चुकी थी, तो ये यहाँ क्या कर रही है और ये गाइड क्या होता है? जिसे सुनकर गाइड उसे समझाती है कि मैं एक नॉर्मल रैंकर बन के सिर्फ टेस्ट देने के लिए इसलिए गई थी क्योंकि फग ने मुझे ऐसा कहा था, मैं तो सिर्फ एक प्लान का रोल निभा रही थी। खून सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है कि फग के साथ जुड़ी हुई थी। गाइड उसे बताती है कि फग ने उसका यूज किया था ताकि वो बैम को एक स्लेयर बना सके, और इसी के लिए वो सारा सेटअप था जहाँ पे बैम को मारा गया था नकली तरीके से। के पीछे काफी सिंपल रीजन था, बैम एक इरेगुलर था और ज़हार्ट और 10 फैमिली को सिर्फ और सिर्फ एक इरेगुलर ही मार सकता है, और बैम की नकली डेथ दिखाए बिना उसे नया स्लेयर कैंडिडेट बनाना काफी डिफिकल्ट था, और इसीलिए सारी चीजें की गई थी गाइड का यूज करके। सुनकर खून को काफी गुस्सा आता है और वो एक पंच देता है गाइड की तरफ, लेकिन गाइड अपने वेपन से उसको रोक लेती है। लेकिन खून का गुस्सा कम नहीं होता, उसके हाथ से खून गिर रहा होता है, लेकिन वो पूछता है गाइड से बताओ बैम कहाँ है? लेकिन गाइड कहती है कि उसे नहीं पता कि बैम कहाँ है, और ना ही ये उसका काम है जानना कि बैम इस वक्त कहाँ हो सकता है। एक्सप्लेन करती है कि फक के कुछ एल्डर्स और स्लेयर ने मिलकर ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया है ताकि वो बैम को एक फोर्स करके पावरफुल टीम के अंदर ज्वाइन करवा सके और वर्कशॉप के युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, जहाँ से वो उसे कंट्रोल करते हुए अपने सारे मोटिव्स को पूरा करे। बैम उनके पावर स्ट्रगल को जीतने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। इस पर खून उससे पूछता है क्या इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने तुम्हें भी धोखा दिया और बैम की जान लेने की कोशिश करने के बाद तुम अब विक्टिम बनने की कोशिश कर रही हो? इसी के साथ ही गुस्से में आके वो एक और अटैक करता है, लेकिन गाइड बहुत ही आराम से साइड हटके उससे बच जाती है और उससे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है वियोल, तुम खून के बचे हुए दोस्तों के साथ मिलकर वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करो और उसे जीत लो।
कून को समझाती है कि एंड ऑफ एंड के कांड के बाद हेल्डर ने उसे कहा है कि या तो वियोल अपनी पुरानी टीम के साथ जुड़े रहे या नई टीम से, लेकिन उस युद्ध को जीते। साथ ही वो बैम के मास्टर के बारे में बताती है जिसने उसे लड़ना सिखाया था फक के अंदर। तो अभी तक ये सभी बातें सुन रहा था, उसे कहता है कि पागल हो क्या, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं बना फक को साथ क्यों दूं, मुझे बैम की तरह यूज करना चाहती हूँ वर्कशॉप के युद्ध को जीतने के लिए। गाइड कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे सारे टीममेट मारे जा चुके हैं, फक भी तुम्हें मारना चाहता है, तो अब कर भी क्या सकते हो। सोचता है कि बैम अभी जिंदा है लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। सामने से वैंगमैन आता है और उसे नीले बालों वाला कहकर कहता है कि तुम्हारा टीममेट जाग गया है, चलो। सीन शिफ्ट होकर डैन के कमरे पर फोकस करता है जहाँ पर उसके पैर अभी भी बहुत ही बुरी हालत में थे लेकिन वो होश में था। कून उसके बगल में बैठा था और उससे माफी मांगता है कि ये सभी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम भी फक के लपेटे में आ गए। लेकिन डैन उसे सीधे कहता है मुझे वर्कशॉप के युद्ध में भाग लेना है, ये सोचते हुए कि कैसे उस धोखेबाज रेचल ने साइको की तरह उसके पैरों पे इतने बार वार किए ताकि वो कभी भी चल ना सके, उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि वो खुद पर रो सके लेकिन कुछ कर ना सके। उस समय उसकी आंखों में एक पागलपन देखा था। डैन यहाँ पर अपना पास्ट रिवील करते हुए बताता है कि इससे पहले वो जिस टीम में था उसके सभी लोग मारे गए थे एक मिशन के दौरान और वो अकेला बच पाया था क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था, काफ़ी तेज भागा था। बाद से उसे अपने पैरों पे शर्म आने लगी कि वो बस यही कर सकता, भाग कर अपनी जान बचाना। अपने पैर खोने के बाद उसे समझ आया कि उसे भागने के लिए नहीं है। अपना हाथ खून की तरफ बढ़ाकर डैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे वर्कशॉप के युद्ध में ले चले ताकि वो दिखा सके रेचल को कि वो अभी भी लड़ सकता है और सब कुछ अचीव कर सकता है। कून कमरे से बाहर आता है जहाँ पर गाइड के बाकी टीम मेंबर्स खड़े होते हैं। उन गाइड से कहता है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, मैं इनकी टीम बनाकर वर्कशॉप के युद्ध में भाग लूंगा और इसे जीतूंगा भी। कून की एक स्माइल के साथ ये एपिसोड खत्म। कोई एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाओ तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन करें।